गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है कृष्ण अग्रवाल। मेरा नीट 2018 में रैंक था AIR 7 और एम्स 2018 में रैंक था AIR 42। अभी मैं एम्स न्यू दिल्ली में अपनी MBBS की पढ़ाई कर रहा हूँ। इस पार्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा डिफरेंट टेक्निक्स फॉर लर्निंग। ये पार्ट 2 है। इसका एक पार्ट 1 भी है। आप पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा होगा तो मैं आपको कहूँगा कि पहले आप वो देख लीजिए फिर इसे देखिए। इसमें हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टेक्निक्स फॉर लर्निंग। एक है SQR टेक्निक, यानी सर्वे क्वेश्चंस रीडिंग। इसका मतलब क्या कि ऑलवेज हमें एक या दो टेक्स्ट बुक को ही हमें फॉलो करना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के लिए। उससे ज्यादा टेक्स्ट बुक्स को हमें रेफर नहीं करना चाहिए कंटेंट पढ़ने के लिए। रीडिंग्स कैसे हम रीड करेंगे? सबसे पहले हमें सर्वे कर लेना चाहिए, यानी ऊपर से पूरा चैप्टर देख लेना चाहिए। आखिर में समरी है तो वो भी हम पढ़ सकते हैं। उसके बाद में जो क्वेश्चंस दिए होते हैं वो हमें देख लेने चाहिए, और उसके बाद में पूरा चैप्टर हमें रीड करना चाहिए। और ये पूरा चैप्टर रीड करने के बाद जब भी क्लास में पढ़ाया जाएगा तो हमें, हाँ, हमारे साथ हमेशा एक नोटबुक और पेन होनी चाहिए। और नोट जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स हमें क्लास में बताए जाएंगे वो हमें नोटबुक में नोट कर लेना चाहिए। रिव्यू इंफॉर्मेशन पीरियोडिकली, यानी क्या कि जो भी आप पढ़ते हैं, पढ़ना इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो आप पढ़ रहे हैं उसे बार बार रिवाइज करना भी इम्पोर्टेंट है। तो जैसे आपने दिन भर में आपका जो टारगेट है वो आपने जो जो भी पढ़ा है दिन भर में, रात में 10 10 मिनट 15 मिनट सोने से पहले आप रिवाइज कर लीजिए। मन में ही अपने आप को बता दीजिए कि आपने दिन भर में क्या क्या पढ़ा है। उसी तरह से पूरे हफ्ते में जो पढ़ा है वो आप वीकेंड में, सैटरडे या संडे में रिवाइज कर सकते हैं। पूरे महीने में जो आपने पढ़ा है वो आप महीने के किसी आखिरी के एक दिन में आप वो रिवाइज कर लीजिए। और एग्जाम्स को भी आप फॉलो कीजिए। एग्जाम्स जो आपके होंगे तो हमेशा एग्जाम्स आपका प्रिपरेशन के साथ ही जाना चाहिए। जो भी रिवीजन के चैप्टर्स एग्जाम्स में लिए जाएंगे तब उस हिसाब से चैप्टर्स का रिवीजन होना चाहिए। एक्टिव रिकॉल टेक्निक, यानी कि आपने खुद एक बार पैसिवली पूरा चैप्टर पढ़ लिया तो फिर आपको अगर आप वो चैप्टर दूसरों को पढ़ाते हैं बिना देखे, खुद ऐसा सोच के, तो जो आपने पढ़ा है वो आपका और अच्छे से लर्न हो जाता है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि आप अपने 2 या 3 दोस्तों का एक ग्रुप बना सकते हैं। और जो भी आपने पढ़ा है, जो जो टॉपिक्स आपने पढ़े हैं वो आप फिर आप अपने ग्रुप को पढ़ा सकते हैं, जिससे कि आपका वो टॉपिक और भी स्ट्रांग हो जाएगा। अगर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो आप इमेजिन कीजिए कि आप अपने कुछ दोस्तों को पढ़ा रहे हैं और खुद ही रिवाइज कीजिए बोलते बोलते। या फिर ये भी अगर पॉसिबल नहीं है, हो रहा है आपको, तो आप आपके पेरेंट्स को बोल सकते हैं कि आप वो फिल इन द ब्लैंक्स लीजिए। यानी क्या, जो बायोलॉजी और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे चैप्टर्स है, जिनके जो क्वेश्चंस है मैक्सिमम एनसीईआरटी की बुक से ही आते हैं, तो आप अपने पेरेंट्स को बोल सकते हैं कि आप एनसीईआरटी की बुक से ही कुछ लाइन से फिल इन द ब्लैंक्स आपको पूछ सकते हैं, जिससे कि आपका वो टॉपिक और अच्छा हो जाएगा। इस एक्टिव रिकॉल टेक्निक से आप पता कर सकते हैं कि आपके कितने चैप्टर्स अच्छे हुए हैं। अगर आप कॉन्फिडेंटली दूसरों को पढ़ा पा रहे हैं मतलब आपका वो चैप्टर अच्छा हो चुका है। और जो भी चीजें आपको वीक लगती है इसमें, उसे आप वापस से रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट, इमेजिनेशन एंड एसोसिएट लर्निंग, यानी क्या कि जो फैक्ट्स है उसे आप इमेजिन कीजिए, और जो दो तीन अलग अलग टॉपिक्स है उसे आप एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश कीजिए इमेजिनेशन में। तो फिर आपका वो एक लिंक बैठ जाएगा, एक कंटिन्यूटी बैठ जाएगी अलग अलग टॉपिक्स में, और फिर आपको समझने में आसान होगा। ग्रुप स्टडी, ग्रुप स्टडी भी एक अच्छा टेक्निक है। इसके फायदे भी है, नुकसान भी है। इसके फायदे ये है कि ये प्रोक्रेस्टिनेशन यानी डिले प्रिवेंट करता है, क्योंकि आप ग्रुप में हो तो आपको जो चीजें पढ़नी है जिस टाइम पे, आपको वो टाइम टेबल फॉलो करना ही पड़ेगा क्योंकि आप ग्रुप में पढ़ाई कर रहे हो। और आपको वो कुछ चीजें और आसानी से लर्न करने में मदद करता है। जब आप ग्रुप में पढ़ते हैं तो जो चीज आपको हार्ड जा रही है वो आपको हो सकता है आपके फ्रेंड को वो इजी जाए, और आपका फ्रेंड वो आपको समझा दे। यानी एक ही टॉपिक के अलग अलग पर्सपेक्टिव आपको जानने में मिल सकते हैं।
और अगर आपका जो ग्रुप है वो आपके ही लेवल के स्टूडेंट्स का है, आपके थोड़े ऊपर के लेवल के स्टूडेंट्स का है, तो फिर आपको मोटिवेशन भी मिलेगा कि हाँ, मेरे ग्रुप में बाकी के दोस्त इतना अच्छा पढ़ रहे हैं, तो उससे आप भी मोटिवेट होंगे। लेकिन याद रखिए कि ग्रुप में 2 या 3 स्टूडेंट्स ही होने चाहिए, उससे ज्यादा का ग्रुप अच्छा नहीं, उतना फायदा नहीं करता। और ग्रुप ग्रुप स्टडी के कुछ नुकसान भी है, इसलिए कुछ जगहों पे हमें ग्रुप स्टडी अवॉइड करना चाहिए। कब कब हमें ग्रुप स्टडी अवॉइड करना चाहिए? जब हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनका अलग गोल है, यानी किसी का नीट गोल है, किसी का आईआईटी गोल है, या फिर नीट में भी जिसका गोल है कि उसको सिर्फ पासिंग मार्क्स चाहिए और सिर्फ कॉलेज में लगना है, और किसी का गोल है कि उसको टॉप करना है। तो ऐसे अलग अलग गोल है, तो फिर आप अवॉइड कर सकते हैं ग्रुप स्टडी। और अगर अगर डिफरेंट स्टडी टाइम है आपका और आपके फ्रेंड्स का, जो ओवरलैप नहीं हो पाता, तब आप अवॉइड कीजिए। और फिर इफ देर इज लॉट ऑफ वेस्टेज ऑफ टाइम इन ट्रैवलिंग, या फिर अगर आप आपके ग्रुप में पढ़ाई से ज्यादा बाकी की बातों में ज्यादा टाइम आपका चला जाता होगा और पढ़ाई में आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे होंगे उस मौके पे, या फिर अगर आपके जो फ्रेंड्स है वो आप मार्क्स में आपके लेवल के नहीं है, मतलब मार्क्स का डिफरेंस और जो इंटेलिजेंस का डिफरेंस बहुत बड़ा है, तो फिर इस समय पे आप ऐसे ग्रुप्स को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपका उतना फायदा नहीं होगा। ऑडियो विजुअल टेक्निक यानी क्या कि वीडियोस देख के हम समझे। वीडियोस इजीली अवेलेबल हो जाते हैं आजकल यूट्यूब में, सीरीज में। इनका फायदा ये होता है कि हमें हमारा फोकस बढ़ता है, और जब सामने वाला हमें ऑडियो विजुअल यानी मतलब एक प्रेजेंटेशन के थ्रू समझा रहा है, तो हमारे कंसेप्ट भी इजीली हमें समझ में आ जाते हैं। और लेकिन इसका यही एक ही प्रॉब्लम आ सकता है कि हमें रिक्वायर्ड मटेरियल नहीं मिल सकता। लेकिन आजकल यूट्यूब में बहुत सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल है, आप वहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। नहीं तो आपको आपके क्लासेस रेगुलरली अटेंड करने ही चाहिए। वहाँ पे भी आजकल इसी तरह से पढ़ाने का एक इसी तरह से पढ़ाना प्रमोट किया जा रहा है। नेक्स्ट, यूज नेमोनिक्स। यानी जो ये नेमोनिक्स हमें फैक्ट्स लर्न करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। अगर कुछ फैक्ट्स है जिनमें कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ फैक्ट्स है, और आप लर्न नहीं हो रहे, तो आप क्या कर सकते हैं, जो भी फैक्ट्स है उनके फर्स्ट लेटर्स को यूज करके एक एक्रोनिम बना सकते हैं, उस एक्रोनिम को आप लर्न कर सकते हैं। या फिर उन फैक्ट्स के फर्स्ट लेटर से एक सेंटेंस बना सकते हैं, इजी सेंटेंस, जिसे एक्रोस्टिक कहते हैं, वो हम लर्न कर सकते हैं। नंबर्स के थ्रू आप लर्न कर सकते हैं। और अगर एक बड़ा इंफॉर्मेशन है, जैसे कि एक फोन नंबर, उसे आपको लर्न करना है, तो 10 डिजिट तो लर्न नहीं होंगे, तो आप 4 3 3 में डिवाइड करके उस पूरे नंबर को आप लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्लो चार्ट्स। फ्लो चार्ट्स भी एक अच्छा स्टडी टेक्निक है हमारे हमें कंसेप्ट लर्न करने के लिए। इसमें हम जो भी कंसेप्ट है उसमें उसे हमें कंटिन्यूटी में लिखते हैं, यानी एक स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस में लिख देते हैं, जिससे हमें वो कंटिन्यूटी समझ में आती है, और वो जो कंसेप्ट है हमें इजीली समझने में आसानी होती है। नेक्स्ट, यूज डायग्राम्स। तो डायग्राम्स तो आपके बुक्स में, एनसीईआरटी में तो अच्छे से दिए हुए ही हैं, वो भी आप अच्छे से रेफर कीजिए। उसे भी डायग्राम्स को भी आपको अच्छे से विजुअलाइज होना चाहिए, क्योंकि डायग्राम्स जो है हमें कंसेप्ट के विजुअलाइजेशन में मदद करते हैं और उसके अंडरस्टैंडिंग में मदद करते हैं। जो अगर आप सिर्फ टेक्स्ट है, पूरा सिर्फ टेक्स्ट, अब वो उसे ही अगर आप पढ़ेंगे तो लॉन्ग टर्म मेमोरी उतनी अच्छी डेवलप नहीं होगी। लेकिन अगर उसी जगह उसी के जगह पे डायग्राम्स है और डायग्राम्स के थ्रू कुछ समझाया गया है, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी अच्छे से डेवलप होती है। तो जहां तक हो सके डायग्राम्स का हेल्प लीजिए। और अगर आपको कोई बुक भी रेफर करनी है कंटेंट के लिए, तो जिसमें अच्छे डायग्राम्स हो, आप उसे भी प्रेफरेंस दे सकते हैं। नेक्स्ट, समराइज इट। मतलब जब आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, तो आप खुद से सोचिए, और आपको जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं वो आप लिख सकते हैं। अगर फर्स्ट रीडिंग में नहीं तो सेकंड रीडिंग में
जो भी आपको लगते हैं कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्योंकि फर्स्ट रीडिंग के बाद आइडिया आ जाता है, फिर जब आप सेकेंड रीडिंग में आपको समझ में आ जाता है क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। तो सेकेंड रीडिंग में आप एक छोटी सी समरी बना सकते हैं। ये समरी को आप इस तरह से डेवलप कीजिए कि इसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर हो, जो आपको एग्जाम टाइम में आपको मदद करेगी। लेकिन अगर आप ऐसी समरी बना भी रहे हैं तो उसे एग्जाम टाइम पे ही मदद कीजिए, रूटीन रिवीजन पे नहीं, क्योंकि रूटीन रिवीजन में हमेशा यही फोकस कीजिए कि आपको वापस से पूरा चैप्टर पढ़ना है। नेक्स्ट, रीड फास्ट। कुछ स्टूडेंट्स में ऐसे प्रॉब्लम आता है कि वो स्लोली पढ़ते हैं। ऐसा एक स्टडी में बताया गया है कि एवरेज स्टूडेंट्स दे रीड 200 टू 240 वर्ड्स इन अ मिनट, और टॉपर्स रीड्स 300 350 टू 400 वर्ड्स इन अ मिनट। तो ये जो थोड़ा सा स्लो होता है एवरेज स्टूडेंट्स का, क्यों होता है? एक है सब वोकलाइजिंग, यानी जो पढ़ रहे हैं वो हम मन में बोल रहे हैं, या दूसरा री रीडिंग, हमने पढ़ा लेकिन हमारा पूरा 100% कॉन्सेंट्रेशन नहीं था, हमें वो समझ में नहीं आया, फिर हमने वापस से वो पढ़ा। ऐसा री रीडिंग की वजह से भी हमारा स्पीड स्लो होता है। तो हम फास्ट रीडिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? पहले तो एकदम से फास्ट नहीं होगा। एक, ये आप पूरा कोशिश कीजिए कि आपका कंसंट्रेशन पूरा होना चाहिए पढ़ाई करते वक्त, जिससे कि आपको वापस वापस पढ़ने की जरूरत ना पड़े। और थोड़ा थोड़ा अपनी स्पीड बढ़ाने की कोशिश कीजिए। एकदम जो हार्ड टॉपिक है उसमें आप ये फास्ट रीडिंग अप्लाई ट्राई मत कीजिए। जो इजी टॉपिक्स है उनमें, या फिर वो टॉपिक्स जिनमें आप जो आप रिवाइज कर रहे हो उनमें आप फास्ट रीडिंग पहले ट्राई कीजिए। और जब आप पढ़ते हैं तो ऐसे बुक आप पढ़ रहे हैं तो उसमें फिंगर टिप्स यूज कीजिए लाइन के नीचे, जिससे कि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे और आपका पूरा जो आप पढ़ रहे हैं उसी पे ध्यान होगा। लेकिन याद रखिए, इम्पोर्टेंट फास्ट रीडिंग नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि आप जो पढ़ रहे हैं आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए और आपको याद होना चाहिए। तो इम्पोर्टेंस आपको इसी को देना है। अगर फास्ट रीडिंग की वजह से आपको लग रहा है कि आप कुछ समझ नहीं पा रहे, कुछ याद नहीं कर पा रहे, तो वापस से स्लो स्पीड पे आप जा सकते हैं। तो इन शॉर्ट मैं यही कहूंगा कि ओनली प्रैक्टिस डज नॉट मेक अ मैन परफेक्ट, लेकिन प्रैक्टिस के साथ साथ प्रॉपर टेक्निक भी होनी चाहिए और प्रॉपर प्लानिंग भी होनी चाहिए। अगर प्रैक्टिस के साथ साथ प्रॉपर टेक्निक और प्लानिंग हो तो इट विल श्योरली मेक यू परफेक्ट।